हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से पहले मैंने 1833 और 53 और 1813 का मैंने चार्टर एक्ट डाल दिए हैं। आप उसको पढ़ लेंगी। उसके बाद फिर आप उस 1853 के बाद 1857 की क्रांति आई थी। आप 1857 की क्रांति के बाद मैं 1858 का तब एक्ट बताऊंगी, तभी आप लोगों को 1857 का एक्ट समझ में आएगा। तो 1857 की क्रांति, जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है, इसको इसको जानना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको 1857 की क्रांति को बताती हूँ। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ 1857 की क्रांति। 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहास के विचार एक समान नहीं है। कोई किसान विद्रोह मानता है तो कोई सैन्य विद्रोह मानता है। मतलब अभी तरह से मतभेद में है कि कोई किसान का विद्रोह समझता है, कोई सैन्य विद्रोह समझता है। तो वीडी सावरकर की पुस्तक में द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष इसमें बताया है उन्होंने। तो वीडी सावरकर, ये याद भी रख लीजिएगा, वीडी सावरकर की पुस्तक द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो 1909 ईस्वी में इसे उसने प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को इस पुस्तक में दिखाया है। तो इसके मतलब कारण क्या क्या हुए थे। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, ऐसे तो क्रांति के लिए तो बहुत से कारण पहले ही से होते हैं तभी क्रांति होती है, लेकिन कुछ ऐसे तत्कालिक यानी तुरंत के कोई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से क्रांति होती है। तो उसके तत्कालिक कारण यही थे कि उसमें जो अफवाह फैल गई थी 1853 ईस्वी में कि राइफल के कारतूस के मतलब खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो देखिए, तत्कालिक कारण यही बनी थी। वैसे तो अनेक कारण थे लेकिन क्रांति के, लेकिन यही था कि तत्कालिक कारण की वजह से ही क्रांति की शुरुआत होती है। तो राइफल के जो कारतूस में खोल पर सूअर सूअर और गाय की चर्बी लगी थी। तो सूअर की जो चर्बी थी उससे मतलब मुस्लिम धर्मों को ठेस पहुंचती थी, और गाय की चर्बी थी तो उससे हिंदुओं को हराम रहता था, तो उससे हिंदू लोग की ठेस पहुंचती थी। अतः ये दोनों से मतलब हिंदू मुस्लिम में बहुत ही विवाद हो गया था कि इसी के कारण उन्हें बहुत ही क्रोधित हो गए थे, और यही राइफल के मतलब तत्कालिक कारण बना था। तो 1857 का ये जो विद्रोह हुआ था वो आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु ये इनके अनेक परिणाम थे जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण पे तो नाम ही से पता चल रहा है कि कोई राजनीति यानी शासक की वजह से, कुछ ऐसे राजनीति हस्तक्षेप की वजह से ही ये क्रांति का कारण बना था। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला पॉइंट है डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। तो देखिए, डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी, जिसको गोद निषेध नीति भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1858 ईस्वी से 1848 ईस्वी से 56 ईस्वी में भारत अपना साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न न्यायपूर्ण तरीके अपनाए। लॉर्ड डलहौजी ने उसने गोद निषेध की नीति अपनाई। जो उत्तराधिकारियों के पास पुत्र नहीं है वो गोद लेकर अपना उत्तराधिकारित्व नहीं करेंगे। यानी यदि कोई शासक है, उसके पास पुत्र नहीं है, तो वो गोद लेकर अपना शासन उसको नहीं दे सकता था। तो इसलिए उसने गोद निषेध नीति अपनाई थी। और देखिए, गोद निषेध नीति अपनाई थी, इसी के कारण हुआ था। और गोद निषेध नीति को किसने खत्म किया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो रानी विक्टोरिया थी, उसने इस नीति को समाप्त कर दिया था। तो देखिए, तो जो भी मतलब गद्दी पर बैठने के लिए ब्रिटिश मान्यता थी, यानी अगर उत्तराधिकार नहीं है, जो भी शासक है उसके पास अगर कोई भी मतलब पुत्र नहीं है, तो वो अपना शासक उसको नहीं दे सकता है, वो ब्रिटिश के पास चली जाएगी। ब्रिटिश के पास चली जाएगी। और आगे चलते हैं। रियासत ऐसा नहीं करेगी जो अपनी रियासत का वैध शासन नहीं मानेगी। यानी जब वही मैंने आपको बताया कि गद्दी पर बैठने के लिए ब्रिटिश सरकार मान्यता हो गई थी और स्वीकृति वो खुद ले ली थी। और अगर कोई उसके पास शासक नहीं है, तो शासक के पास यदि कोई पुत्र नहीं है, तो वो वहाँ से उनका शासन
समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से दर पीढ़ी जो शासन चलता है वो नहीं चलेगा, वो शासन के अधिकृत में चला जाएगा। तो इस नीति के अनुसार गोद लेने की प्रतिबंध लगा दिया गया था। अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध के ब्रिटिश सरकार में विलय कर लिया गया था। तो इसी के कारण सबसे पहला कारण यही बना था राजनीतिक कारण में कि डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, इसी के कारण उसमें भारतवासी एकदम क्रोधित हो गए थे। और देखिए दूसरा कारण है समकालीन परिस्थितियां। भारतीय लोग पहले ब्रिटिश सैनिक को अपराजित मानते थे, किंतु क्रीमिया एवं अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिश की जो दुर्दशा हुई उसने भारतीयों के इस भ्रम को मिटा दिया। इसी समय रूस द्वारा क्रीमिया की पराजय का बदला लेने के लिए भारत आक्रमण करने तथा उसके साथ देने की अफवाह फैल गई। इससे भारतीयों में अफवाह की भावना मतलब बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश के रूप से विरुद्ध वयस्क होने के समय वे विद्रोह करके ब्रिटिश को भारत में खदेड़ देंगे। तो देखिए एक यही कारण बन गया था, समकालीन परिस्थितियां हो गई थी, जिसके कारण इससे भी ये महत्वपूर्ण कारण बन गया था कि भारतवासियों को क्रांति के लिए कदम उठाना पड़ा। और देखिए तीसरा टॉपिक जो है, तीसरी पॉइंट है राजनीतिक कारण में, वो है मुगल साम्राज्य बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। मुगल साम्राज्य जो अंतिम था, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ, तो वो बहादुर शाह था। तो यही अंतिम साम्राज्य भी था। इस 1857 के बाद मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। तो मुगल सम्राट बादशाह भावुक एवं दयालु तो थे, भारतीय जनता उनका अत्यधिक आदर व सम्मान करती थी। ब्रिटिश ने बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार किया, उसने नजराना देना और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना समाप्त कर दिया। मुद्रा पर से सम्राट का नाम हटा दिया। तो इस वजह से बहादुर शाह एकदम क्रोधित हो गया था और भारतवासी भी इसी कारण मतलब परेशान हो गई कि मतलब वो बहादुर शाह को मतलब वो उनके प्रति भावुक रहती थी, उनका आदर करती थी। और इसी कारण वो भारतवासियां भी क्रोधित हो गई थी और नाराज हो गई थी। और मुगल सम्राट बहादुर शाह तो पूरी तरह से ही क्रांति के लिए विवश हो गए थे। तो देखिए चौथा पॉइंट है राजनीतिक कारण में, तो वो है नाना साहब के साथ भी अन्याय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय के पुत्र, ये नाना साहब कौन थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया। नाना साहब के 8 लाख पेंशन देना बंद कर दिया। फलतः नाना साहब ब्रिटिश के शत्रु बन गए और उन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग दिया। इसी कारण नाना साहब भी इसी कारण, क्योंकि उनका 8 लाख जो पेंशन थी उसको भी देना बंद कर दिया गया था। वो डलहौजी ने पूरी तरह से भारतवासियों को अपमान व अन्याय के कटेगरी में खड़ा कर दिया था। तो राजनीतिक कारण में ये हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। आर्थिक कारण में देखिए सेकेंड पॉइंट में बताती हूँ आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, जैसे आर्थिक रूप से तो व्यापार का विनाश, यानी किसका व्यापार का विनाश, भारतीयों का। तो ब्रिटिश ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया। ब्रिटिश ने भारत में लूट मार करके धन प्राप्त किया। यानी ब्रिटिश का तो पहले देखिए शुरू में आए थे तो वो सिर्फ केवल अपना व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी तरह से भारतीयों पर पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे थे। तो देखिए इसी के कारण ब्रिटिश ने भारत में लूट मार करके धन प्राप्त किया। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजकर वहां मशीन द्वारा माल तैयार करके भारत आने लगा। इसके फलस्वरूप भारतीय निर्धन होते रहे और अंग्रेज क्या होते हो गए, धनी होते गए। तो इसके कारण भारतीयों के उद्योग धंधे नष्ट होने लगा। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीयों के व्यापार पर नियंत्रण करके भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। एक तो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, तो जिससे कितने युद्ध हुए, मोहम्मद गौरी ने लूटा। उसके बाद लोगों का कहना है इतिहास के अनुसार कि मोहम्मद गौरी ने लूटा।
उसके बाद कई युद्ध हुए। उसके बाद सबसे बड़े तो ब्रिटिश कंपनी जो आ गई थी, उन्होंने पूरी तरह से आर्थिक शोषण किया। तो भारत में शासक रहकर भी भारतवासी जो थे वो सिर्फ कठपुतली के शासक थे। पूरा पूरा नियंत्रण उनके पास था, ब्रिटिश कंपनी के पास था। तो इसी कारण देखिए भारतीयों का आर्थिक जो कारण था उसमें व्यापार का विनाश हो गया था पूरी तरह से। और दूसरा कारण ये है किसान का शोषण। उन्होंने तो व्यापार के साथ साथ अब पूरी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे, यहाँ तक कि किसान का भी शोषण होने लगा था। सेकेंड पॉइंट है किसान का शोषण। इसी में है ब्रिटिश ने कृषकों की दशा सुधारने के लिए कई काम किए। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा लागू किया, किंतु सभी प्रथाओं में किसानों का शोषण किया गया। देखिए जो ये किया जाता था, जो भी किसान के लिए उन्होंने कुछ किया भी तो वो अपने हित के लिए करते थे, ना कि किसान के लिए। तो आगे चलते हैं। किसान ना कि किसानी के लिए करते थे, उसने बहुत अधिक लगान वसूल किया, जिससे किसान की हालत बिगड़ गई। अभी मैंने कहा ना, उन्होंने सिर्फ अपने हित के लिए करते थे। वो मतलब नाम के लिए तो ये रहता था कि वो किसान के लिए हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो उनका पीछे अपना अपना मकसद रहता था। तो वो जो लगान वसूल किया करते थे वो बहुत ही अधिक लगान वसूल किया करते थे। इससे किसान की हालत बिगड़ती गई। समय पर ना कर चुकाने वाले किसान को भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। यानी इतना हालत बिगड़ गई थी कि यदि किसान अगर अपना कर नहीं चुका पाएंगे तो उनकी जो ज़मीन रहती थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो दूसरा कारण ये बन गया था। पहला तो ये था आर्थिक कारण में व्यापार का विनाश होने लगा था भारतवासियों का, और किसान का शोषण होने लगा था। और तीसरी पॉइंट है अकाल। अंग्रेजों ने शासन काल कई बार अकाल पड़े, मतलब खाने का कुछ ना रहना, वस्तु अधिक महंगी हो जाना। एक तो देखिए अकाल दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि मतलब खाने के लिए सामान ना हो तो उससे भी अकाल रहता है, और सामान रहने के बाद पैसा ना हो, उसे खरीद ना पाए, तो ये भी एक अकाल का कारण बन जाता है। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में कई बार अकाल पड़े थे, तो जिससे किसानों की स्थिति और ख़राब हो गई थी। अतः इसी कारण उन्होंने किसान तथा आम जनता जो थी वो बहुत ही क्रोधित हो गई थी, उनका जीना दुश्वार हो गया था। अतः इसी कारण 1857 की क्रांति होना अनिवार्य हो गया था। और चौथा पॉइंट है भारतीय उद्योगों का नाश तथा बेरोजगारी। मतलब अकाल तो पड़ ही रहते हैं, व्यापार का तो विनाश हो ही रहा था, किसान का शोषण हो ही रहा था, भारतीय उद्योगों का भी अब नाश होने लगा था, पूरी तरह से बेरोजगार हो रहे थे। तो ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत में घरेलू उद्योग नष्ट होने लगे और देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी फैली। तो भारतवासियां पूरी तरह से बेरोजगार हो गई थी, अकाल पड़ने लगा था, उनका पूरा व्यापार नष्ट होने लगा था। यही आर्थिक कारण थे। अब सामाजिक कारण में देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, यानी अब ब्रिटिश जो थे वो अब भारत के सामाजिक जीवन पर भी हस्तक्षेप करने लगी थी। राजनीतिक रूप से तो वो करती ही थी, फिर उसके बाद आर्थिक रूप से भी करने लगी, अब सामाजिक रूप से भी करने लगी। वो अपना धीरे धीरे पूरी तरह से पैर जमाने लगी थी। तो ब्रिटिश द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप होने लगा था। पहला पॉइंट ये है सामाजिक कारण में। तो ब्रिटिश द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे, जैसे विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त करके विवाह प्रथा को प्रोत्साहित दिया, जिससे जनता में गहरा रोष उत्पन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार नियमों का परिवर्तन करता था। इसी प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। कौन नहीं पसंद करता था? भारतवासियों पसंद नहीं करते थे। अतः उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। जब भारतवासियों को अत्यधिक कष्ट होने लगा तो उन्हें क्रांति के लिए विवश होना पड़ा। तो मैं आगे चलती हूँ सामाजिक कारण के सेकेंड पॉइंट पे। ब्रिटिशों का सांस्कृतिक प्रोत्साहन। ब्रिटिश अब पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से भी अपना प्रोत्साहन करने लगी थी, अब भारतवासियों को पीछे छोड़ दिए। तो ब्रिटिश ने अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जो भारतीयों के विपरीत थी। भारतीयों की चिकित्सा ना होकर यूरोपीय चिकित्सा होने लगी। अब भारतीयों की चिकित्सा नहीं थी, अब यूरोपियों की होने लगी थी। भारतीय जनता में तार एवं रेल को अपनी सभ्यता के विरुद्ध समझा। ब्रिटिश ने ईसाई धर्म प्रोत्साहित किया,
ब्रिटिश ने ईसाई धर्म प्रोत्साहित किया था, और कब प्रोत्साहित किया था ये मैंने अपनी वीडियो में 1813 में बताया था। 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वहीं से ईसाई धर्म का प्रोत्साहन होने लगा था। तो स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, सेना ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र बन गया था। यानी अब पूरी तरह से ब्रिटिश अपना हस्तक्षेप कर चुकी थी। पूरे मामलों में ब्रिटिश का ही राज चलने लगा था भारत में। तो अब भारतीयों का विश्वास हुआ कि ब्रिटिश उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। अतः भारतीयों को गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ, जिससे क्रांति के रूप धारण कर ली। इसी के कारण क्रांति होना अवश्य है। शिक्षा का प्रभाव, अब देखिए ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव होने लगा था। अब तो पहले भारतीयों का तो था ही। अब ब्रिटिश ने भारतीयों की शिक्षा दीक्षा समाप्त करके ब्रिटिश की शिक्षा, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शिष्टाचार, व्यवहार, क्रांति परिवर्तन किया। यानी अब पूरी तरह से रूप रंग ढंग सब कुछ भारतीयों का हो गया था। इससे भारतीय सामाजिक जीवन में मौलिकता समाप्त होने लगी थी। अब पूरी तरह से भारतीयों की जो भी रहन सहन था वो समाप्त होने लगा था। भारतीयों के ऊपर पूरी तरह से हस्तक्षेप करते रहे। अतः भारतीयों ने निर्णय लिया वह इस क्रांति में हिस्सा लेंगे। भारतीयों के प्रति भेदभाव नीति। चौथा पॉइंट क्या है? भारतीयों के प्रति भेदभाव की अब नीति होने लगी थी। भारत देखिए भारतीयों से मतलब अंग्रेज सोचते थे कि हम किसी से कम नहीं है। भारत में रहकर भी भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति रखते थे। यानी जिसके थाली में खाएं उसी के थाली में छेद किए, वही वाली हाल थी। एकदम अंग्रेजों का यही काम ही था कि वो अपने कार्यों के लिए अपना कार्य, अपने हित के लिए वो कार्य करते थे। भारत में रहने के बावजूद भी वो भारतीयों से भेदभाव की नीति अपनाया करते थे। ब्रिटिश भारतीयों के निम्न कोटि के मानते थे, वो उच्च कोटि के समझते थे। उससे घृणा करते थे। भारतीयों को प्रथम रेलों की रीढ़ी के डिब्बे में सफर करने का अधिकार नहीं था। यानी उच्च अधिकार उन लोग के पास कोई नहीं था। ब्रिटिश द्वारा क्लबों तथा होटलों में भारतीयों को प्रवेश नहीं किया जाता था। वो भारतवासियों को क्लबों और जो होटल थे, मतलब मामूली होटल ऐसे नहीं, ऐसे वो जो होटल रहते थे उसमें भारतीयों का प्रवेश भी नहीं किया जाता था। अब देखिए धार्मिक कारण है, तो मैंने राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण हो गया। अब देखिए धार्मिक कारण बताती हूँ। सर्वप्रथम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार पुर्तगाल के समय हुआ था, किंतु ब्रिटिश ने ईसाई धर्म को आगे बढ़ाया। 1831 में चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। 1813 है यहाँ पे, 1833 नहीं है। 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता था। ईसाई धर्म के प्रचारकों हिंदू तथा मुस्लिम धर्म का खुलकर निंदा किया, जिससे भारतवासी रुष्ट हो गए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़े। भारतीयों में कोई बात रहे न रहे, लेकिन वो धर्म के प्रति बहुत ही उत्तरदायी रहते थे। किसी भी धर्म को वो अपमान नहीं होने देते थे। अतः इसी कारण धार्मिक कारण की वजह से भी स्वतंत्रता संग्राम होना अनिवार्य हो गया। अब देखिए सैनिक कारण थे। ब्रिटिश ने भारतीय सैनिकों का अनेक दुष्ट व्यवहार किया। वहाँ सैनिकों को मानसिक 7-8 रुपये था। 7-8 रुपये सैनिकों की मानसिक वेतन थी। भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपया, डबल टिबल ज़्यादा। जबकि ब्रिटिश सूबेदारों का वेतन 195। देखिए भारतीय सूबेदारों का वेतन 105 हो गया था,